नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को एक नई दिशा देने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी इस रणनीति को पूरे देश में लागू करेगी। प्रदेश दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि बीजेपी अब सकारात्मक राजनीति करेगी और व्यक्तिगत हमले से बचेगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी की इस नई रणनीति के पीछे वजह क्या है? मौजूदा दौर की पॉलिटिक्स में संभव हो पाएगा? सवाल यह भी कि मिशन 2023 की जंग में क्या यह प्लान कारगर साबित होगा? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई रणनीति मिशन 2023 के लिए सकारात्मक प्लान। क्या सत्ता दिलाएगी पॉजिटिव पॉलिटिक्स? छत्तीसगढ़ में अब आगामी विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का ही समय बचा है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए नई नई रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी अब अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी। प्रदेश दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि कांग्रेसी अपशब्द बोल सकते हैं, हम केवल सेवा करेंगे और सरकार की खामियों को जनता के बीच उठाएंगे। अपशब्द उनके संस्कारों में है। अपशब्द करा बोलना वो बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम अपशब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम खाली सेवा ही करेंगे और जो कमियां हैं इस सरकार की उसको उजागर करेंगे। इस रणनीति के पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस की पिछली लोकसभा की रणनीति है, जब प्रधानमंत्री मोदी पर चौकीदार चोर जैसे नारों के जरिए हमले किए गए, लेकिन कांग्रेस को फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ा। इसी से सबक लेते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय नेता पार्टी नेताओं को अब पॉजिटिव पॉलिटिक्स का पाठ पढ़ा रहे हैं। दुष्यंत कुमार का बयान सामने आने से कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं। मसलन पार्टी इस पर कितना अमल कर पाती है? क्या विपक्ष में रहकर सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करना कारगर नहीं है? सवाल ये भी कि क्या नकारात्मक राजनीति आने वाले समय में कोई फायदे की राजनीति होगी? बहरहाल बीजेपी इस रणनीति पर कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे ने तंज कसते हुए कहा है कि 2.5 साल बाद बीजेपी कोई रचनात्मक कार्य करने के बारे में सोच रही है। चौबे ने बीजेपी नेताओं को सलाह दी कि सकारात्मक राजनीति करने का ये संदेश केंद्र में बैठी मोदी सरकार तक भी जाना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ के विकास में कोई रुकावट ना हो। लगातार केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रहा है और अब माननीय दुष्यंत जी ने अगर कहा है कि हम सकारात्मक सोच से राजनीति करेंगे, हमें उम्मीद करना चाहिए कि उनकी ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचे और उनकी सकारात्मक सोच से छत्तीसगढ़ को कोई मदद मिल सके तो हमें खुशी होगी। बीजेपी संगठन के आला नेता भले ही सकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हों, लेकिन उनका सरकार की नाकामियों के खिलाफ सड़क पर उतरने का अभियान जारी रहेगा। वो तुलनात्मक रूप से मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाएंगे और जनता को बताएंगे राज्य सरकार ने जिन मोर्चों पर फेल हुई है और उन्हीं मोर्चों पर मोदी सरकार ने क्या किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की नई सोच उसके नेताओं के पुराने संस्कारों को कितना तोड़ पाती है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। चलिए, इस नकारात्मकता के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सकारात्मक सोचा। मंत्री रविंद्र चौबे ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही तो अच्छी बात है। लेकिन आप 2003 के चुनाव को देखिए, जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर व्यक्तिगत हमले किए। सोनिया गांधी पर मोदी जी ने बहुत हमले किए। अमित शाह और मोदी जी ने राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले किए। राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में चौकीदार चोर का नारा दिया, व्यक्तिगत हमला किया। अभी मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में व्यक्तिगत हमले किए और उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या ये सब जो परिस्थितियां बनी हैं या भारतीय जनता पार्टी जो सकारात्मक राजनीति करने जा रही है, उसके पीछे क्या ये भी वजह हो सकती है कि रमन सिंह जी यहाँ 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये दांव उल्टा ना पड़ जाए, इसके लिए सकारात्मक राजनीति है या वाकई में भारतीय जनता पार्टी बदल रही है? सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 युवा नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी से OP चौधरी जी हैं, जो पिछला विधानसभा चुनाव लड़े थे, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, लंबा अनुभव है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और राजनीति में भी करीब 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है।
विकास उपाध्याय जी हैं, युवा नेता हैं, संसदीय सचिव हैं, रायपुर पश्चिम से विधायक भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात ओपी चौधरी जी आपसे कर ली जाए। मसला आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है और आपकी पार्टी के जो यहाँ प्रभारी आए हुए हैं जी दुष्यंत कुमार गौतम जी, उन्होंने एक नई बात कही है। अभी तक के जो आपके यहाँ नेता आ रहे हैं दिल्ली से, वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं जी। ये एक अलग तरह की बात सामने आई है। तो क्या इसके पीछे ऐसी कोई बात है कि आपको लगता है कि भूपेश बघेल जी के ऊपर व्यक्तिगत हमला करेंगे तो आपकी पार्टी के ऊपर उल्टा पड़ेगा, या आपकी पार्टी इसके आधार पर छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में देखकर, जैसा कि हमारी खबर में भी दिखाया गया है, उसको पूरे देश में लागू करना चाहती है? शिरीष जी, आपको इतिहास के तथ्यों से देखेंगे तो स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक राजनीति करने वाली ही पार्टी रही है। और चाहे हम दीनदयाल जी का दौर लें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का दौर लें, अटल जी का दौर लें, एक सकारात्मक राजनीति और एक सकारात्मक सेवा का माध्यम बनाकर ही राजनीति को करने का प्रयास किया गया है। जब कोरोना जैसी स्थिति आती है तो मैं आपको उदाहरण के लिए देना चाहूंगा, 4500 से अधिक रक्तदान शिविर, 15 लाख कार्यकर्ताओं का कोविड जागरूकता में इन्वॉल्व होना, 50 लाख से अधिक भोजन पैकेट, इस तरह के अनेक आंकड़े गिनाए जा सकते हैं। चाहे बाढ़ हो, चाहे चाइना का अटैक हो, जब चाइना ने 1962 में अटैक किया, 1948 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया, इन सब समयों में एक सेवा का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और एक सकारात्मक राजनीति का उदाहरण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में प्रस्तुत किया जाता रहा है। और यह कोई एकदम नई सोच नहीं है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है। 1991 का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जब बड़े आर्थिक सुधार 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नरसिम्हा राव जी ला रहे थे। उस समय नेता प्रतिपक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और नरसिम्हा राव जी कैबिनेट की बैठक बुलाने वाले थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले, लेकिन उन्होंने अटल जी से चर्चा की। अटल जी की चर्चा जब हो गई तो उन्होंने फिर कैबिनेट की बैठक बुलाना भी जरूरी नहीं समझा था और उसकी घोषणा कर दी थी। इस तरह की सकारात्मक राजनीति होती रही है। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि चाहे बांग्लादेश को अलग देश बनाया, उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, या परमाणु परीक्षण 1974 में भी किया गया, उस सब अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब वो पहली बार विदेश मंत्री बने तो उनके चेंबर्स पे जब वो एंट्री किए तो नेहरू जी की फोटो को हटा दिया गया था, तो उन्होंने नेहरू जी की फोटो को भी लगवाया था। तो इस तरह की सकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई है, ना कोई आपातकाल लगाया। इंदिरा जी का उदाहरण दूंगा मैं, 100 से अधिक बार 356 की धारा का प्रयोग किया गया। मनमोहन सिंह जी के समय में भी 10 से अधिक बार 356 धारा का प्रयोग किया गया। इस तरह के अनेक उदाहरण अन्य पार्टियों के संबंध में दिए जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही रहा है। और अभी भी कोरोना के समय में आप पूरे देश में देखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के हर हफ्ते, हर 15 दिन में सेवा ही संगठन के माध्यम से पूरा एजेंडा आता है और पूरी उसकी समीक्षा की जाती है। पूरे प्रदेश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है कि सेवा के कितने काम हुए हैं। इस तरह का कार्य किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति है और ये रग रग में इस पार्टी के बसी हुई है। ये बात मैं प्रमुखता के साथ उजागर करना चाहूंगा। चौधरी जी, आपकी बात से दो चीजें निकली हैं। पहली बात कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं का उल्लेख किया वो अटल बिहारी वाजपेयी तक का आपने उल्लेख किया, उसके आगे का उल्लेख नहीं किया जब भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत हमले वाली पार्टी बनी। दूसरा, आपने जिन कार्यों का उल्लेख किया, तो जिन पीरियड के नेताओं का उल्लेख किया जाना चाहिए, आज उसमें आपने कार्यों का उल्लेख किया। तो मोदी जी भी 7 साल से मोदी जी भी हैं, 7 साल से मोदी जी भी हैं। चौधरी जी, एक भी बार 356 का प्रयोग कश्मीर के मामले को छोड़ दिया जाए तो नहीं किया। तो एक सकारात्मक राजनीति होती रही है भारतीय जनता पार्टी में, परंपरा है और रग रग में है। ये किसी दौर चौधरी जी, आपकी बात से मैं बता रहा हूं कि आपने जी जहां पर सुविधाजनक लगा आपने वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया, क्योंकि वो बेदाग लोग थे। उनके बारे में कांग्रेस के लोगों को भी कभी आपत्ति नहीं रही, उनके बारे में कभी कांग्रेस के लोगों ने भी हमले नहीं किए। और कार्यों में आप वहां, और जहां पर व्यक्तियों की बात करनी थी वहां आपने कार्य की बात की नहीं। और धारा 356 की बात की। लेकिन जिन राज्यों में सरकार बनी तोड़ जोड़ के, वो भी आपको मालूम है। आज कार्य के बारे में भी
आज मोदी जी का, अमित शाह जी का दौर है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि कोरोना में 4500 से अधिक रक्त आप लग रहे हैं। उनके नाम पर क्यों नहीं बोलते कि वो व्यक्तिगत हमले नहीं करते हैं? कौन सा सेवा कार्य किया? छत्तीसगढ़ के 400 से अधिक शक्ति केंद्रों में, प्रत्येक शक्ति केंद्र में 2-2 गांव पे हम लोग, हर कार्यकर्ता जाकर के सेवा का कार्य किया। तो इस तरह के सेवा कार्य करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और सकारात्मक अभी के दौर में भी देख सकते हैं आप, कश्मीर का मसला है, अभी 14 दलों की राजनीतिक बैठक बुलाई गई, 370 जैसे मसले को भी समाप्त किया गया। उसमें भी लगातार चौधरी जी, बैठक क्यों बुलाई गई, इसके पीछे किसका प्रेशर है, कितना नैतिक प्रेशर है, कितना इंटरनेशनल प्रेशर है, सारी चीजें हैं। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी की जो 15 साल तक 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी, देखिए 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जब शासन किया तो केंद्र के साथ इतना अच्छा समन्वय रहा कि केंद्र के मंत्री आकर लगातार तारीफ करके जाते थे, लगातार हर चीज पे चिट्ठी लिख देना, हर चीज पे दोषारोपण कर देना। ऐसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में भी छत्तीसगढ़ में भी नहीं की। तो अभी के दौर में भी इन सकारात्मकता के बिंदुओं को आप देख सकते हैं। चलिए, आप अपनी बात पे अड़े हैं और आप प्रशासनिक अधिकारी से एक अच्छे राजनीतिक दल के नेता भी बन गए हैं। मेरे साथ विकास उपाध्याय जी भी हैं। उपाध्याय जी, आपने चौधरी जी को सुना होगा, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना है, दुष्यंत कुमार गौतम जी का, कि भारतीय जनता पार्टी अब सकारात्मक राजनीति करेगी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सुविधा से ये रास्ता चुना है कि इसके लिए उनको बाध्य होना पड़ा है? श्री जी, बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मन की बात और जो सच्चाई है उसको आपने खुद बोल दिया, बयां कर दिया। सकारात्मक राजनीति करने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा क्या है? मैंने अभी ओपी चौधरी जी को बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था। जो जितना उदाहरण उन्होंने दिया उसमें से एक भी उदाहरण छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होता। क्या भाजपा की सरकार कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उसकी नीतियों का स्वागत करेगी? आप अपनी परिभाषा, जो सकारात्मक की जो परिभाषा है उसमें जो सरकार ने इस प्रदेश के लोगों का बिजली बिल हाफ किया उसकी बात जाकर जनता के बीच में बताएंगी? किसानों का कर्जा माफ किया, क्या उस पर चर्चा करेगी? 19 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, क्या उस पर बात करेगी? दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं, आपने जिस बात को कहा कि 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जी को इस बात को क्यों कहना पड़ा, जिस गति से कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार इस प्रदेश की जनहित का काम कर रही है, जनता की काम कर रही है, किसानों का काम कर रही है, युवाओं का काम कर रही है, यहाँ के लोगों के मूलभूत सुविधाओं पर बात कर रही है, उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सता रही है कि कैसे अब जनता के बीच में जाना है। क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ में आप बात करेंगे तो कोई आपकी बात को विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जिनके पास जाकर आप बात कहेंगे उनको तो सब सुविधा देने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। जो तकलीफें 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह जी की सरकार में जनता को उठाना पड़ा, उस समस्या का निदान करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो जनता के पास आप जाएंगे, किन चीजों को लेकर जाएंगे? आपने बात कही कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वहां जाने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात किया, जवाहरलाल नेहरू जी का फोटो था उसको हटाने की बात की। क्या भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व और जो केंद्रीय नेतृत्व जो यहाँ प्रभारी बन के आते हैं, क्या जब वैक्सीनेशन की आवश्यकता इस प्रदेश को थी तब आपने क्या इसके लिए कोई बात या पहल की थी? जब यहाँ ऑक्सीजन, जब यहाँ सेंट्रल पूल का धान खरीदने की बात थी, क्या आपने उस समय इसकी पहल की? इस समय भारतीय जनता पार्टी कोई पहल नहीं करी, क्योंकि अब चुनाव का वर्ष नजदीक आ गया है। तो जनता के बीच में एक शिगुफा, एक ऐसी चीज को बोलकर छोड़ देना है कि लोग दिग्भ्रमित हो, लोगों को मिसगाइड करने का काम आपकी पार्टी के माध्यम से किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुत सक्सेस है, वो भारतीय जनता पार्टी उसमें माहिर है और भारतीय जनता पार्टी का उसमें अपना एक स्पेशलाइजेशन है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस प्रकार से हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार का 12,000 करोड़ जीएसटी का पैसा है, क्या उसको लाने की कुछ पहल करेंगे? कुछ सकारात्मक सोच आपकी है, आपकी राजनीतिक पार्टी की, आपके छत्तीसगढ़ नेतृत्व की, जो आपके प्रभारी हैं उनकी नेतृत्व की, प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, या कि आप खाली जनता के बीच में जाकर उनको दिग्भ्रमित करने का प्रयास आपके माध्यम से किया, आपकी पार्टी के माध्यम से किया जाएगा? चलिए विकास जी,
ओपी चौधरी जी कुछ कहना हम चाहते लोगों ने हैं? तो हम लोगों ने विधानसभा में जी। सीरीज हम लोगों ने तो विधानसभा में भी देखा है ना। अगर सकारात्मक सोच की बात करेंगे, हर मामले में वर्कआउट करने की बात करते हैं, हंगामा करते हैं, सदन को चलने देने की स्थितियों को नहीं निर्मित करने देते, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नजदीक से हम लोगों ने देखा इन 2.5 सालों में। चलिए चौधरी जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। जी, विकास जी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल विकास जी ने उठाए हैं, उस पर मैं बात करना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो सीरीज जी की अब सकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी, ऐसा थोड़ा वर्जन आपकी ओर से भी आ जा रहा है। उसको भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दुष्यंत जी का ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रूप से सकारात्मक राजनीति करने वाली, सेवा ही संगठन के मंत्र को मानने वाली पार्टी रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है उसको फिर से आप वीडियो को देखेंगे तो ऐसा उन्होंने अब होगा ऐसा नहीं है, वो लगातार चला रहा है और चलता रहेगा। विकास भाई ने सवाल उठाए हैं ओपी चौधरी जी, ओपी चौधरी जी, जैसे धान का मुद्दा उन्होंने कहा, मैं आपको सबके सामने पूरे चौधरी जी धान के विषय पर मैं रखना चाहूंगा। जी चौधरी जी, ये हमने नहीं कहा है, उन्होंने ही कहा है कि व्यक्तिगत हमले नहीं होंगे, सरकार की नीतियों कार्यक्रमों में जो कमी होगी उसको उजागर किया जाएगा। ये स्पेसिफिक कहा है अब कि व्यक्तिगत हमले नहीं होंगे। निश्चित रूप से अब नहीं, निश्चित रूप से नहीं, दुष्यंत जी ने निश्चित रूप से वो बात कही है, लेकिन अब नहीं होंगे ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की राजनीति पर विश्वास करती आई है जो दुष्यंत जी कर रहे हैं। और जो विकास जी ने धान का महत्वपूर्ण विषय रखा है, धान के बारे में पूरे में सभी लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हाईएस्ट केंद्र की ओर से जो राइस का कोटा था वो 24 लाख मीट्रिक टन का कर रहा है, और पिछले साल केंद्र ने 28 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ से लिया है, तो 4 लाख मीट्रिक टन भाजपा के समय से भी ज्यादा लिया है। यह महत्वपूर्ण बात। और वैक्सीन की बात पे मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आज किस तरह से वैक्सीन पूरे देश को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ को भी मिल रहा है, और जो बेस्ट एफर्ट हो सकता था वो किया गया है। लेकिन वैक्सीन के मुद्दे पर विकास जी भी इस चीज को स्वीकार करेंगे कि उनके ही कैबिनेट मंत्री ने किस तरह से कोवैक्सीन का विरोध किया और उसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस बात को पूरे छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति जानते हैं, विकास जी भी जानते हैं, उनके दिल में भी इस चीज का दर्द होगा। विकास जी, आप अपनी बात संक्षिप्त में कहें, मुझे ब्रेक में जाना है। आई है और करती रहेगी। सीरीज जी, मैं वैक्सीन पर ओपी चौधरी जी ने बात कही है, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं जब वो कलेक्टर थे रायपुर के तब से उनको जानता हूं, अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन जिस प्रकार से वैक्सीन का पूरा इस खेल को हम लोगों ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब इस चीज की जानकारी लग गई कि उनका महिमा मंडित होने वाला है, पूरे देश के अंदर महिमा मंडित हो रहा है, जब कोरोना को लेकर उनके खिलाफ एक आक्रोश पैदा हो गया, तो वैक्सीन को लेकर एक रोक लगाने का काम किया। और 21 तारीख को आप देखिए, थैंक यू मोदी जी का एक नारा लेकर, क्या इससे पहले लोगों को वैक्सीन नहीं लग सकती थी? आपने प्री प्लान किया, आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं। मैं तो आप सकारात्मक राजनीति है आपकी पार्टी की क्या सोच है उसको मैं बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन प्रदेशों में वैक्सीनेशन को रोक क्यों लगाई गई, और 21 तारीख को थैंक यू मोदी जी के नारे के साथ में एक साथ इतने लोगों को वैक्सीन कैसे लग गया? क्या इसके पहले नहीं लग सकता था? यही भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी है। वो बोलते कुछ और है और करते कुछ है। चौधरी जी, आपको क्या कहना है? विकास उपाध्याय जी का कहना है कि आपकी पार्टी ने जानबूझकर उतने दिन वैक्सीनेशन नहीं किया, बाद में थैंक यू मोदी जी करके आपने कार्यक्रम चलाया 21 तारीख को। देखिए, चाहे कोवैक्सीन की बात हो, चाहे कोविशील्ड की बात हो, उसके निर्माण को बढ़ाने की बात हो, एडवांस में पेमेंट करने की बात हो, सारे मुद्दे पर प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया है। और अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि जैसे ही कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, क्रमिक रूप से कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, और अभी 2 दिन पहले 80 लाख वैक्सीन एक दिन में रिकॉर्ड इस देश में लग पाया है। तो इस मुद्दे पे हमको कोई राजनीति करने के बजाय अधिकाधिक लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचे और उस पे कोई नकारात्मक चीज ना करे। भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया है, उसके नकारात्मकता के बारे में अफवाह फैलाने का काम कोई ना करे, बल्कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लग सके, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और मूल विषय पे मैं आते हुए फिर से बोलना चाहूंगा कि अभी भूपेश जी के कामों के बारे में विकास जी बात कर रहे थे।
विकास जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पीएससी के मुद्दे पर हम लोग जो मुद्दा उठा रहे थे उसी मुद्दे को विकास उपाध्याय जी ने खुद पीएससी के सामने उठाया और छत्तीसगढ़ के युवाओं के दर्द को कांग्रेस सरकार नहीं समझ पा रही है, वो कांग्रेस के विधायक होने के बाद भी उठाए हैं। इस तरह के जो चीजें हो रही हैं वो छत्तीसगढ़ में गलत हैं और उसके लिए हम आवाज कैसे नहीं उठाएंगे। हम रचनात्मक विपक्ष के रूप में यह भी हमारी भूमिका है। और अब ऐतिहासिक परिदृश्य की ओर थोड़ा सा मैं जाते हुए बोलना चाहूंगा कि एक डिबेट, मतलब हम पुलवामा की बात करें, हम बालाकोट की बात करें, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक जो हुई थी, उस पर जो देश में कांग्रेस का जो रवैया रहा है वह अत्यंत दुर्भाग्यजनक रहा है। सबूत मांगना, इस तरह की चीजें बिल्कुल गलत हैं। अभी कोविड के समय में राहुल गांधी जी को कोई सेवा कार्य करते हुए नहीं दिख रहे हैं, हथरस पे राजनीति करते हुए दिख जा रहे हैं। यह सब दुर्भाग्यजनक है। और मैं कल ही एक पोस्ट किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और जवाहरलाल नेहरू जी के संदर्भ में, वह भी मैं निश्चित रूप से मानसिकता को दिखाने के लिए जरूरी है। संसद में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था झल्ला करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर कि आई विल क्रश जनसंघ, मैं जनसंघ को कुचल कर रख दूंगा। लेकिन उसके जवाब में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था आई विल क्रश योर क्रशिंग मेंटालिटी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारे कुचल देने की इस मानसिकता को कुचल कर रख दूंगा। तो ये अंतर है सोच का और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के परंपरा में रही है। भारत देश ने इसी सकारात्मकता को स्वीकार करते करते आज पूर्ण बहुमत की सरकार जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को प्रदान की है। जी चौधरी जी, आपने इतनी सारी बात की कि कौन किसकी मानसिकता को कुचलेगा, कौन किसके संगठन को कुचलेगा। आज का मैं एक ताजा उदाहरण बताता हूं। बस्तर का मामला है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई। उसमें आपके जो युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जबकि कांग्रेस की जो यूथ विंग के जो पदाधिकारी थे उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को सकारात्मक राजनीति करना चाहिए। एक तरफ आपकी पार्टी के एक बड़े नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करेगी, दूसरी तरफ आपकी पार्टी की यूथ विंग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। इसको कैसे लें? ईंट का जवाब पत्थर से देने का आशा सीरीज जी कहीं से नहीं है कि कोई तलवार चल जाएगी, कि किसी का सर फूटा अव्वल हो जाएगा। ये भाषा तो हिंसक है ना, लीगल लोकतांत्रिक तरीके हैं उसको हम मजबूती के साथ उठाएंगे। चौधरी जी भाषा तो हिंसक है ना। देखिए लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना, देखिए मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना ये मुहावरा है, आप भी जानते हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और अगर कोई एफआईआर की राजनीति करे, डराने की धमकाने की राजनीति विपक्ष पर करे, तो उस स्थिति में बोलूं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो एफआईआर से बिना डरे, सत्ता से बिना डरे, किसी भी प्रकार के एक्शन से बिना डरे, अगर हम ईंट का जवाब पत्थर लोकतांत्रिक तरीके से देने के लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार होते हैं तो उसमें कहीं भी हमको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, और वह हमारा विपक्ष के रूप में रचनात्मक धर्म है। ठीक है, आपका विपक्ष के रूप में रचनात्मक धर्म है। विकास जी आपका क्या कहना है? सीरीज जी, ओपी चौधरी जी बहुत सज्जन आदमी है और मैं समझता हूं कि कहां किस विचारधारा में और किस जो नकारात्मक सोच वाली पार्टी में वो जुड़ गए। वो जब वो कलेक्टर थे तब मैं यहाँ यूथ और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। मैं जानता हूं उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन अब ठीक है उनकी किस्मत की बात है। लेकिन मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं, देखिए पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। सकारात्मक सोच की आपने बात की, आपने पुलवामा की बात की, स्ट्राइक की बात की, फलाना की, लेकिन जो स्ट्राइक, जो वॉर यहां जनता झेल रही है महंगाई की, उस पर आपकी पार्टी की कोई सोच है? जब एक एक घर में आग लगी हुई है तब आपकी पार्टी की राज्य इकाई या आपकी पार्टी के नेता कोई भी मोदी जी से बात कर सकते हैं कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस का दाम महंगा क्यों हो रहा है? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जब 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा कैरेक्टर सामने बताया, आपने भारतीय जनता पार्टी की पूरी अच्छाइयों को गिनाने का काम किया और शुरू बहुत प्राचीन समय से आपने उसको बताने का काम किया। मैं आपसे खाली ये पूछना चाहता हूं, चौधरी जी बोलिए, मेरे पास समय नहीं है। पार्टी और अलायंस पार्टी की सरकार थी, क्या आपकी सकारात्मक सोच थी जी? आपकी मध्य प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार थी, आपकी सकारात्मक सोच थी। ऐसे ही बहुत सारी चौधरी आप अपनी बात कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई सारे प्रदेशों में आपने जो सोच को लेकर आपने काम किया, जी पेट्रोल पर डीजल पर विकास जी ने बात रखी है। मैं पेट्रोल डीजल पे यही कहना चाहूंगा कि केंद्र को जो टैक्स जाता है
उसका एक बड़ा हिस्सा राज्य को डिस्ट्रीब्यूट होता है और राज्य भी लगभग उतना ही टैक्स लगाती है। तो डीजल पेट्रोल पे जो टैक्स है उस पे राज्य की भी बराबर की भागीदारी है और केंद्र को जो चलिए, टैक्स आता है वो दोनों राज्य को ही राजनीतिक आता है। दल के लोग एक दूसरे की खामियां निकालेंगे, लेकिन वो खामियां, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा और अरविंद चौबे जी का भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी यदि सकारात्मक राजनीति करती है तो ये अच्छी बात है और लोकतंत्र में इस तरह की सकारात्मक राजनीति यदि होती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।